अब हम बेराट या विराटनगर सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो विराटनगर सभ्यता के बारे में, ये पूरा पाषाणकालीन सभ्यता है, मध्य पाषाणकालीन और लोह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बेराट में पूरा पाषाण काल के भी पत्थर के उपकरण मिले हैं, मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथ पत्थर के उपकरण भी मिले हैं, और लोह काल के या लोह संबंधित सामग्री के उपकरण भी है जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब इसकी लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है? जयपुर में। जयपुर जिले में शाहपुरा उपखंड में स्थित विराटनगर की बीजक गणेश व भीम की डूंगरी में बाणगंगा नदी के मुहाने पर। तो ये ध्यान रख लेना कि 3 तो पहाड़ के नाम दिए हैं, ठीक है, बीजक, गणेश और भीम की डूंगरी, और नदी, जिस नदी के किनारे ये स्थित है उसका नाम है बाणगंगा नदी के मुहाने पर। ठीक है, और ये जो बाणगंगा नदी है इसे ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अब इसकी खोज किसने की? सर्वप्रथम खोज उत्खनन तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की 1936-37 के अंदर, और उसके बाद में इसका विस्तृत सर्वेक्षण और उत्खनन किसने किया? कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने 1962-63 के अंदर किया। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में एक डेटा और है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इससे पूर्व भी जयपुर के महाराजा, मतलब कि राय बहादुर दयाराम साहनी और कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी से पहले भी जो जयपुर के जो महाराजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में, उनके किलेदार किताजी खंगारोथ, ठीक है, के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन किया गया। इस उत्खनन में यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा कलश प्राप्त हुआ। तो ये आप ध्यान रखिए कि विराटनगर या बेराट का जो उत्खनन है किस जयपुर के महाराजा के शासनकाल में किया गया? तो सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में किया गया, और किया किसने? उनके किलेदार किताजी खंगारोत ने किया। ठीक है, और उसमें उसको क्या प्राप्त हुआ था? तो उन्हें एक स्वर्ण कलश, स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई, और संभावित है, देखिए ये कोई निश्चित रूप से बात नहीं है कि संभावित है कि वो अनुमान लगाया गया कि इस स्वर्ण कलश में भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष थे जो कि मौर्य युगीन है। तो हम देखेंगे कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता के अंदर है जो मौर्य युगीन अवशेष भी प्राप्त मिलते हैं या मौर्यकालीन पुष्टि होती है, तो वो बेराट ही है। चलिए बेराट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो बेराट है, ठीक है, अब महाभारत उल्लेख के अनुसार प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। तो हमें ये डेटा भी ध्यान में रखना है। ठीक है, मत्स्य जनपद और विराटनगर का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में भी इस जगह के बारे में जानकारी है। ठीक है, उसके अलावा एक डेटा हमारे पास में और है कि ये जयपुर अलवर जिले की सीमा रेखा पर स्थित है, इसी कारण इसे अलवर का सिंह द्वार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या है, हम जाएंगे बेराट के अंदर, बेराट है विराटनगर के अंदर, जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलती है कि कुछ पहाड़ियाँ मिलती है। ठीक है, और इन पहाड़ियों की खुदाई की तभी हमें यहाँ सभ्यता का पता चला। तो पहाड़ी का नाम है भीमसेन की डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा ये बीजक की पहाड़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन बीजक की पहाड़ी, भीमसेन की डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, इनमें है जो किस प्रकार, कैसे खोजा गया, कैसे पता लगा कि इन पहाड़ियों के अंदर एक सभ्यता है, एक सभ्यता की अवशेष है जो छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है 1837 के अंदर। 1837 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हुए कैप्टन रॉबर्ट या बर्ट। ठीक है, कई की जगह इनका नाम बर्ट दिया हुआ है, वैसे वास्तविक नाम इनका रॉबर्ट ही है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए। ठीक है, तो कैप्टन रॉबर्ट है, ये बीजक की डूंगरी के आसपास सर्वेक्षण कर रहे थे और उन्हें वहाँ से अशोक का प्रथम भाब्रू शिलालेख मिला, मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम भाब्रू शिलालेख मिला। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अशोक के प्रथम भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला? तो बीजक की डूंगरी से मिला। कहाँ पर है? बेराट सभ्यता के अंदर है। बेराट सभ्यता में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। विराटनगर में बीजक की पहाड़ी है, भीम की पहाड़ी है, गणेश की पहाड़ी है, मोती की पहाड़ी है, महादेव जी की पहाड़ी है। तो बीजक की पहाड़ी है, उसमें से हमें है जो भाब्रू का प्रथम शिलालेख मिला। तो एक चीज़ ये हो गई। या भाब्रू के प्रथम शिलालेख की खोज किसने की? तो कैप्टन रॉबर्ट ने की। कब की? 1837 में की। ठीक है, अब क्या हुआ? अब यहाँ आप देखेंगे कि भाब्रू के शिलालेख दो हैं, भाब्रू शिलालेख प्रथम और भाब्रू शिलालेख द्वितीय। तो भाब्रू शिलालेख प्रथम इसी को कहते हैं जो बीजक की डूंगरी से खोजा गया, कैप्टन रॉबर्ट द्वारा खोजा गया। ठीक है, 1837 में खोजा गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? काफ़ी समय पश्चात डॉक्टर कार्लाइल आए, उन्होंने भीम की डूंगरी पर रिसर्च किया, वहाँ सर्वेक्षण किया, तो उन्हें अशोक का दूसरा शिलालेख निकाला। इसे है भाब्रू का शिलालेख नंबर 2 भी कहते हैं। और ये कब की बात है? तो
1871-72 की बात है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वापस से मैं रिवाइज कर दूं कि क्या कैसे हुआ, ठीक है। तो भीम की डूंगरी से, ठीक है, भाब्रू का सेकंड नंबर शिलालेख मिला या अशोक का दूसरा शिलालेख मिला, बीजक की डूंगरी से पहला शिलालेख मिला, और ये किसके द्वारा खोजा गया? कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा। और ये डॉक्टर कार्लाइल के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर कार्लाइल के द्वारा खोजा गया, ठीक है। ये कब प्रथम शिलालेख कब मिला? तो ये मिला 1837 में, और दूसरा शिलालेख कब मिला? तो ये मिला 1871-72 में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए और क्या हुआ, ठीक है। और ये हुआ कि 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर विहार स्तूप, ठीक है, बौद्ध मंदिर यानी विहार स्तूप हीनयान शाखा से संबंधित बुद्ध की मथुरा शैली में बनी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई। तो ये भी सवाल बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ बौद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए? तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कौन सा है? बेराट है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में एकमात्र ये जो बौद्ध है, ठीक है, बौद्ध धर्म की ये देखिए 2-3 जगह ही मिलती है राजस्थान के अंदर। एक तो ये बेराट के अंदर मिलती है, एक झालावाड़ की कोलवी गुफाएं होती है, ठीक है, झालावाड़ की कोलवी गुफाएं, वहाँ पर 20 प्रकार के अवशेष है। खैर ये ध्यान रखना है। और बुद्ध की जो प्रतिमा के अवशेष मिले हैं, प्रतिमा नहीं मिली है, ठीक है, वो भी मथुरा शैली में निर्मित थी, ठीक है। और उसके बाद में एक डेटा इससे रिलेटेड और है कि 1864-65 में डॉक्टर कनिंगम ने इस क्षेत्र का क्या किया? अध्ययन किया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जब भी बेराट के बारे में सवाल आता है तो जनरली अशोक के शिलालेख से संबंधित ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो बेराट से अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे, ठीक है, पहला शिलालेख, ठीक है, और ये दूसरा शिलालेख। अब हम इसको अच्छे से कंपेयर करते हुए याद कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला शिलालेख बीजक की पहाड़ी से मिला था। बेराट में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, भीम की डूंगरी, मोती डूंगरी, ठीक है, बीजक की पहाड़ी। तो पहला शिलालेख बीजक की पहाड़ी से मिला और दूसरा शिलालेख भीम की पहाड़ी से मिला। पहला शिलालेख कब मिला? तो 1837 में, और दूसरा 1871-72 के अंदर। और पहला शिलालेख कैप्टन रॉबर्ट या बर्ट द्वारा खोजा गया, और ये दूसरा वाला डॉक्टर कार्लाइल द्वारा निकाला गया, ठीक है। इस पहले शिलालेख को भाब्रू शिलालेख कहते हैं या बेराट कलकत्ता शिलालेख भी कहते हैं। अच्छा, इसको बेराट कलकत्ता शिलालेख क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्तमान के अंदर ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय के अंदर है, संग्रहित है। इसे कब ले जाया गया? 1840 में, 1840 के अंदर, 1840 में ये शिलालेख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाब्रू के प्रथम शिलालेख की लिपि क्या है? हमें ध्यान रखना होगा कि इस शिलालेख की जो लिपि है ब्राह्मी लिपि या बूस्टोफिदन शैली में खुदा हुआ है। ब्राह्मी लिपि और बूस्टोफिदन शैली में खुदा हुआ है, ठीक है। तो अब ये भाब्रू शिलालेख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम शिलालेख जो है, इसके अंदर क्या चीज़ें और हमें मिली है? तो इसके अंदर 3 शब्द लिखे मिले हैं हमें, ठीक है, जिसकी पुष्टि हुई है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो इससे क्या होता है कि इससे ये साबित होता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख था, ठीक है, और बुद्ध मौर्यकालीन था, ठीक है। और उसके अलावा इससे अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट होती है, ठीक है। अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा ये एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अशोक द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि किस शिलालेख में अशोक ने गो हत्या द्वारा प्रतिबंध लगाना या पशु हत्या के प्रतिबंध के खिलाफ लिखा है। तो ये भाब्रू शिलालेख है, ठीक है। और भी हम जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो अशोक के सभी शिलालेख वो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लेना कि राजस्थान में अशोक का प्राप्त वो शिलालेख जिसमें गो हत्या प्रतिबंध या पशु हत्या प्रतिबंध लिखा है वो भाब्रू शिलालेख है। उसके बाद में थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बीजक की पहाड़ी चलते हैं, ठीक है। बीजक की पहाड़ी में यहीं पर खुदाई हुई थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बेराट के अंदर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, भीम की पहाड़ी, मोती पहाड़ी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बीजक की पहाड़ी थी, ठीक है। तो बीजक की पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या डेटा मिला था, ठीक है। एक ही जगह पढ़ते हैं इसको। तो बीजक की पहाड़ी में 1837 में एक तो भाब्रू का शिलालेख मिला था, ठीक है। और दूसरी चीज़, सवाई राम सिंह सेकंड के ने जब खनन किया था ना, जहाँ स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई, तो वो खनन भी है ना बीजक की पहाड़ी क्षेत्र में ही किया गया था। और यहाँ पर हमें शंख लिपि के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। और जो 1999 में 1999 में बौद्ध विहार स्तूप हीनयान मंदिर बुद्ध की मथुरा शैली में जो प्रतिमा मिली थी वो भी इसी बीजक की पहाड़ी से ही प्राप्त हुई है। उसके अलावा राजस्थान में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष, ये बौद्ध मंदिर के अवशेष है, ये भी हमें इस बीजक की पहाड़ी से ही मिले हैं, ठीक है। अशोक स्तंभों के भग्नावशेष, इसमें से
ठीक है, यहाँ विजय की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। और उसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण बात और है, पंचमार्क सिक्के हमें विजय की पहाड़ी से मिले हैं, यूनानी सिक्के भी विजय की पहाड़ी से मिले हैं। और एक इतिहास के अंदर एक और स्टेटमेंट है कि दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा यहाँ पर मंदिरों और स्तूपों को ध्वस्त कराया गया। तो हमें ये जानना होगा कि बेराट सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो एक इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार दयाराम साहनी का स्टेटमेंट है कि हूण शासक मिहिर कुल जो थे, उन्होंने यहाँ के मंदिरों स्तूपों को ध्वस्त करा करके है इस सभ्यता को नष्ट किया था। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट पहाड़ी थी भीम की डूंगरी। हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इस भीम की डूंगरी के अंदर क्या मिला। ठीक है, तो इस भीम की डूंगरी के अंदर हमें एक तो भीमताल तालाब है, महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और अशोक का दूसरा शिलालेख, जैसे भाबरू का दूसरा शिलालेख भी कहते हैं, वो भी इसी भीम की डूंगरी से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा बेराट सभ्यता के कुछ और स्टेटमेंट देख लेते हैं। देख ले, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दूं कि नोट्स के अंदर इतनी सारी चीज़ों को ऐड किया गया है, इतने सारे स्टेटमेंट अगर आप ये देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, हम इसके बाद में एमसीक्यू भी करेंगे जिसमें स्पेशली प्रीवियस इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर है, ये मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन इन स्टेटमेंट से, मैंने इतना डाटा इतना अच्छे से कंपाइल किया है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। हम करेंगे तब आप देखना, आप फील करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद में देखिए, बेराट सभ्यता से एक बाला की मूर्ति मिली है जिसके सिर व पैर नहीं है। ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखिए, कई बार आरपीएससी ऐसे सवाल पूछ लेती है। ठीक है, और यहाँ ईंटों का बना फर्श मिला है। एक पहले की क्लास में मैंने बताया था कि अलंकृत ईंटों का बना हुआ फर्श कहाँ मिला था, तो वो अलंकृत ईंटों का बना हुआ फर्श का कहाँ मिला था, तो वो कालीबंगा में मिला था। कहाँ मिला था, कालीबंगा के अंदर मिला था। ठीक है, अब महाभारत कालीन भी इसमें कुछ कंटेस्ट आता है कि महाभारत का भी वही वर्णन है, किस तरह से महाभारत कालीन है, तो क्या कहानी है महाभारत कालीन, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रहेगा हमें कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्मवेश में बेराट यानी विराट नगर में विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया था। ये बस एक कहानी है महाभारत कालीन, याद रखने में आसानी होगी इसलिए हम जान लेते हैं। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। द्रौपदी के साथ अशिष्ट व्यवहार करने के कारण राजा विराट की रानी के भाई और राज्य के सेनापति कीचक ने अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और कीचक के राजमहल वाली पहाड़ी यहाँ पर मौजूद है। कौरवों द्वारा हरण कर ले जाएगी गायों को एक खुरों के निशान भी यहाँ मौजूद है। ये कहानी के रूप में मौजूद है। आप इसे इस तरह से याद कीजिए ताकि आपको डेटा याद करने में हेल्प मिले। इसे इस तरह से पढ़ते जाइए। भीमसेन की डूंगरी में गड्ढा है जिसे भीमताल कहते हैं, और कहा जाता है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर है जो पानी निकाला था। ठीक है, चलिए छोड़िए। इसके बाद में हम और अच्छे टॉपिक की बात करें, अच्छे स्टेटमेंट की बात करें जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। बेराट प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट आ सकता है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है, तो बेराट। क्यों? क्योंकि यह सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज हुई है। शैल चित्र क्या होते हैं? ये जैसे पहाड़ है या गुफाएं हैं, तो इनके अंदर जो आप इनकी दीवारों पर पहाड़ या पत्थरों के शैलों पर, चट्टानों पर जो कुछ चित्र बनाते हैं उन्हें बोलते हैं शैल चित्र। तो सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं यहाँ पर। तो कौन सी सभ्यता है जहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, तो बेराट है। और इतने ज़्यादा शैल चित्र मिले हैं, इस कारण शैल चित्र मतलब चट्टानों पर बनाई गई, उकेरी गई कलाकृतियाँ या लकीरों से जो भी आपने बनाया है। ठीक है, इसलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं। अच्छा, इन शैल चित्रों में कौन सी आकृतियाँ प्रमुखतया मिली है? हाथी, भालू, चीता, हिरण, शुतुरमुर्ग, जंगली सांड और ज्यामितीय अलंकरण को उकेरा गया है। ठीक है, उसके अलावा बनेड़ी, ब्रह्मकुंड, जीनगोर की पहाड़ियों में भी वृषभ, हिरण और वनस्पति का चित्रण भी इन लोगों ने काफ़ी हद तक अच्छा किया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ मृदभांड के बारे में क्या है? मिट्टी से बने हुए पात्र कैसे मिले हैं? ठीक है, तो मिट्टी से बने हुए पात्र के बारे में कहा गया है कि यह मृदभांडों में अलंकृत घड़े जिन पर स्वास्तिक व त्रिरत्न के चित्र बने हुए प्राप्त हुए। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उत्तर भारतीय काले चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल विराटनगर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब अपन वैदिक कालीन सभ्यताएं और ये जब सभ्यताएं पढ़ेंगे भारत की, तो हम जानेंगे कि किस तरह से काले चमकीले मृदभांड, ठीक है, और लाल भूरे मृदभांड, ठीक है, चिकने पॉलिश किए मृदभांड का अपना अपना काल रहा था। तो अभी इसके लिए आप इतना जान लीजिए कि काले चमकीले मृदभांड वाली सभ्यता का अगर प्रतिनिधित्व राजस्थान में कोई करता है तो ये प्राचीन स्थल विराटनगर है। अर्थात विराटनगर से काले चमकीले मृदभांड बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट
स्टेटमेंट है कि विराटनगर की ग्रेनाइट पहाड़ियों की कंदराओं बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी व गणेश डूंगरी में भारतीय लिपि विज्ञान की रहस्यमय शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण मिले हैं। तो शंख लिपि के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले हैं आपको पता होना चाहिए, विराट सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, देखिए अब शंख लिपि क्या होती है, तो शंख लिपि ऐसी होती है कि इसमें जो अक्षर है वो शंख की आकृति से मेल खाते हैं, उस हिसाब से लिखे जाते हैं। उसके बाद में हम और क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं इसके बारे में, जो डेटा है जो याद करने लायक है। विराटनगर में भग्न अवस्था में अशोक के स्तंभ के भग्नावशेष मिले हैं, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, फिर ध्यान रखना कि अशोक के स्तंभ के भग्नावशेष मतलब यानी टुकड़े कहाँ मिले, वो विराटनगर में मिले हैं। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी पे 100 पॉलिश युक्त चुनार पाषाण के टुकड़े मिले हैं और हजारों की संख्या में बिना पॉलिश वाले टुकड़े विविध आकार प्रकार के स्वरूप में पाए जाते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि अशोक के स्तंभ के भग्नावशेष कहाँ मिले हैं, और ऑप्शन में बेराट हो, कालीबंगा हो, ठीक है, आहड़ हो, तो आप बेराट करेंगे। अब अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि बेराट की बजाय बीजक की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी, ठीक है, और ये मोती डूंगरी ऐसा दे दी जाए, तो फिर आप बीजक की पहाड़ी करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली बेराट के अंदर बीजक की पहाड़ी में ही सर्वाधिक अशोक के जो स्तंभ के भग्नावशेष मिले हैं। उसके अलावा जब अपन बात करते हैं, विराटनगर में भग्न सिंह की एक बड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिससे सिंह की पिंडली और टखने खंडित है। तो ये ध्यान रखना कि भग्न शेर की, ठीक है, अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विराट से लोह उपकरण की प्राप्त हुए हैं, तो ये तो हम पहले भी देख चुके थे कि ये इसको लोह युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोहे के हमें जो अवशेष है प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके पीछे ये सभ्यता नष्ट कैसी हुई, तो इसके पीछे एक धारणा है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने विराट का विध्वंस कर दिया। विराट में स्थित बुद्ध स्तूपों का और बौद्ध विहारों को ध्वस्त करके 9 करोड़ बौद्ध उपासकों का वध किया। हालांकि ये थोड़ी बात अतिशयोक्ति लगती है कि 9 कोटि बुद्ध उपासकों का वध कर दिया, लेकिन इतिहास में ऐसा लिखा है, और कभी आपको किसी ऑप्शन को समझने में आपको हेल्प मिल सकती है इस बात से, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, दयाराम साहनी और हैंगसांग के प्रमाण के अनुसार, ठीक है, भी एक स्टेटमेंट है कि सन 634 में हैंगसांग, ठीक है, ये क्या है, विराटनगर आया था। हैंगसांग एक चीनी यात्री था, ठीक है, ये हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था, और इसने इस दौर में विराटनगर की यात्रा भी की थी, और उसने अपनी किताब CU के अंदर यहाँ 8 बौद्ध मठों की संख्या भी यहाँ बताई है। तो आप ध्यान रख लेना कि कौन से यात्री ने विराटनगर की यात्रा की, तो हैंगसांग ने की। ठीक है, और किसके काल में हैंगसांग भारत आया था, तो हर्षवर्धन के काल में। जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम हर्षवर्धन का काल भी अच्छे से पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार काल, हर्षवर्धन काल, ये सब जानेंगे। ठीक है, और हैंगसांग ने इस यहाँ के बारे में क्या लिखा कि यहाँ 8 बौद्ध मठ थे, इसकी बात उसने लिखी है, और अपनी कौन सी रचना के अंदर ये बात लिखी है, तो CU की नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, उसके अलावा विराटनगर के बारे में एक खास बात है कि विराटनगर में मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण भी मिले हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मुगल कालीन टकसाल के, है ना, आधुनिक इतिहास के अंदर मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण मिले हैं। अकबर, जहांगीर व अन्य मुगल बादशाह के ढाले गए सिक्कों पर टकसाल का नाम बेराट अंकित है, ये भी एक फेमस स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा बेराट से प्राप्त कुछ जैन मंदिरों के ने अकबर के काल के होने का साक्ष्य भी मिला। यहाँ पर कुछ जैन मंदिर भी मिले हैं, तो अकबर के काल के यानी आधुनिक इतिहास में यहाँ जैन मंदिर भी थे। याद रखना, प्राचीन अगर अपन बात करें तो ये बौद्ध स्तूपों की बात मिलती है, बौद्ध मठों की बात मिलती है, लेकिन आधुनिक काल में यहाँ ये जैन मंदिरों के भी साक्ष्य यहाँ मिले हैं। ठीक है, और एक स्टेटमेंट भी है कि अकबर द्वारा अजमेर यात्रा के दौरान बेराट में विश्राम स्थली संभावित है। तो कौन से मुगल शासक ने बेराट या राजस्थान के इस प्रकार के पुरातात्विक स्थल की यात्रा की, तो ये आप ध्यान रखेंगे, अकबर। उसके बाद में यहाँ मुद्राएं भी मिली है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, आता है। तो यहाँ से कुल 36 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, जिसमें 8 तो पंचमार्क चांदी की मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। ठीक है, क्या है, 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। ठीक है, और इस 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं तो यूनानी राजा मिनेंडर की ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मुद्राएं हमें कैसे मिली, कैसी स्थिति में मिली। ये मुद्राएं एक भांड में सूती वस्त्र में बंधी मिली। तो ध्यान रख लिए, सूती वस्त्र के जो हमें जो अवशेष है या साक्ष्य हैं वो बेराट से प्राप्त होते हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल से भी कपड़ा हमें प्राप्त हुआ है।
ठीक है। उसके अलावा जो विराट सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित थे, ठीक है, और यहाँ से उत्खनन में लोहे के तीर व भाले मिले हैं। यहाँ से लोहे के तारों की उपलब्धता इस बात का प्रतीक है कि इस सभ्यता के लोगों द्वारा कृषि कार्यों के साथ साथ आखेट भी किया जाता था। तो यहाँ पर लोहे के तार मिले हैं, ठीक है, तीर व भाले मिले हैं, यानी लोहे का उपयोग या लोह उपकरणों का उपयोग कृषि और आखेट दोनों में किया जाता था, ठीक है। और क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में और क्या डेटा है, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकता है। विराटनगर से अशोककालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षरयुक्त ईंटें प्राप्त हुई है। ब्राह्मी लिपि के अक्षरयुक्त ईंटें कहाँ प्राप्त हुई है, तो विराटनगर में। विराट के आसपास पत्थर की बहुतायत होने पर भी यहाँ ईंटों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमने विराटनगर के बारे में जितना भी डाटा पढ़ा, जितना भी स्टेटमेंट पढ़ा, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए अपने स्तर पर भी, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए अपने स्तर पर भी, एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन पिछले 20 से 25 सालों में ऐसा नहीं मिलेगा जो इस नोट से जो हमने कंपाइल करके बनाया है उससे बाहर हो। खैर कुछ चीज़ें और है, 2-4 लाइनें वो और देख लेते हैं। जो आरपीएससी के फेमस क्वेश्चन रहे हैं हमेशा के लिए। कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो लोहे की नहीं थी, क्योंकि वो तो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ठीक है। कांसा भी हाँ थोड़ा बहुत मिला था वहाँ पर। आहड़ खुदाई से प्राप्त लाल काले मृत भांडों की शैली कौन सी थी, तो उल्टी तपाई शैली थी, ठीक है, उल्टी तपाई शैली थी। ये भी स्टेटमेंट याद कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आहड़ सभ्यता में लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था, तो चावल था, ये भी आप ध्यान रखिए, सिंगल स्टेटमेंट पूछा गया है। मछली पकड़ने के कांटे, तो हमने ये पढ़ा भी था, गणेश्वर में मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा आकर कलर पात्र परंपरा के पात्रों का निर्माण विराट सभ्यता की खास विशेषता रही है। त्रिरत्न अभिलेख विराट सभ्यता में मिला है, ठीक है। बाबरू शिलालेख की भाषा व लिपि प्राकृत और ब्राह्मी, ठीक है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेदा आश्रय अग्रवाल का जन्म राजस्थान में ही हुआ है, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता जो बांध बनाने से परिचित